फ्रेंड्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विक्ट्री बेस पे। और आज अपन लेके आए हैं डी एंड एफ ब्लॉक तत्वों पर वन शॉट वीडियो। ठीक है, और इसके अंदर अपने पास कंप्लीट चैप्टर है, वो एकदम इन डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। और इससे पहले अपन ने ठोस अवस्था और विलयन ये कंप्लीट किए हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है, आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप डिस्कॉर्ड पे जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्कॉर्ड पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे नोट्स और असाइनमेंट वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं एकदम अच्छे लेवल के। और टेस्ट सीरीज भी चल रही है संडे को, आप उसका फ्री में लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और आज अपन शुरू करते हैं डी एवं एफ ब्लॉक। देखिए, आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा कि टोटल अपने पास 118 तत्व हैं, और इन 118 तत्वों को अपन ने 4 ब्लॉक के अंदर बांट दिया था। ठीक है, कौन कौन से थे? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक आपने 11th के अंदर पढ़ा था। पी ब्लॉक के 2 वर्ग आपने 11th के अंदर पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो बोरोन समूह है और एक कार्बन समूह है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और जो नोबल गैस अपने पास है। ठीक है, ये जो समूह है ये आप क्या करते हो, यहाँ 12th में पढ़ते हो। और डी और एफ ब्लॉक आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर तो डी एवं एफ ब्लॉक आज अपन पढ़ेंगे। अब मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले अपन अगर बात करते हैं किसकी, डी ब्लॉक तत्वों की। ठीक है, तो डी ब्लॉक के जो तत्व अपने हैं इनके ऊपर अपन को बात करनी है। अब अगर मैं यहाँ पे आपके देखूं तो देखो, डी ब्लॉक तत्वों का मतलब क्या होता है कि वो तत्व है जहाँ पर अपने पास क्या होता है, जो आखिरी या फिर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन अपने पास कहाँ पर प्रवेश करता है, तो बात होगी तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करेगा। समझ में आ गई ना बात? ये क्या बोला मैंने कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो डी उपकोष के अंदर आएगा, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, डी ब्लॉक का तत्व है। उदाहरणतः जैसे मान लो मैंने कह दिया कि स्कैंडियम, अब स्कैंडियम 21 तक आता है। ठीक है, अब 21 पे आता है तो इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो आएगा आर्गन 3d और 4s। 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी में। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जाने के वजह से अपने पास स्कैंडियम किस ब्लॉक का समूह हो जाएगा, डी ब्लॉक का एक सदस्य हो जाएगा। समझ में आ गया ना बात? ये तो स्कैंडियम डी ब्लॉक का सदस्य हो गया। ऐसे ही आप बाकी सभी में देखोगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आपको डी में जाता हुआ नजर आएगा, इस वजह से वो आपके डी उपकोष डी ब्लॉक के अंदर आता है। समझ में आ गई बात? ये तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो डी ब्लॉक में आपके पास टोटल कितने तत्व हैं, तो कुल आपके पास हैं 40 तत्व। ठीक है, 40 तत्व में अपन क्या करते हैं, 10-10 के क्या कर लेते हैं, ग्रुपिंग करके और 4 श्रेणियां का निर्माण करते हैं। ठीक है, अपने पास यहाँ पे क्या होगी, 4 श्रेणियों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी श्रेणियां? एक तो होती है 3D श्रेणी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 3D श्रेणी। एक होती है 4D श्रेणी। ठीक है, और एक अपने पास क्या हो जाएगी, 5D श्रेणी हो जाएगी। एक हो जाएगी 6D श्रेणी। तो ये अपने पास क्या होती है, 4 श्रेणियां आपको किस में दिखेगी, ये आपको दिखेगी किस में, डी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, 3D श्रेणी, 4D, 5D और 6D। 3D श्रेणी में 10 तत्व हैं, बाकी सभी में भी 10-10 तत्व हैं। और 3D श्रेणी का मतलब है कि 3D श्रेणी यानी इस जो आवर्त है इसके हर एक तत्व में क्या होगा, अपने पास 3D के अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है। ऐसे इसके अंदर 4D में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें भी 5D में और इसमें 6D में अपने पास अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। अब इसमें आपको पता होगा 21 से लेकर 30 तक के तत्व आते हैं, जो कि आपको याद होने चाहिए। अभी आप इतने बड़े हो चुके हो तो 21 से लेकर 30 तक तो नॉर्मल याद होंगे ही होंगे। तो इसमें आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनीडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये अपने पास क्या हो गए, 21 से लेके 30 तक के तत्व अपने पास हैं। ठीक है, तो ये अपने पास हो गए 21 से लेके 30 तक के तत्व। अगलों को ध्यान में रखने के लिए आप ट्रिक ध्यान में रखो। जैसे कि इसमें आप क्या आता है, क्या, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पे पड़ेगी आगे चढ़कर। ऐसे ध्यान में रख सकते हो आप। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पे पड़ेगी आगे चलकर। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। अगले के लिए आप ये ट्रिक ध्यान में रखो, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी।
ठीक है, तो ऐसे आप इसमें ध्यान में रख सकते हो कि ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपके पास है। और 6D श्रेणी में हालांकि एक्टिनियम रदरफोर्ड नियम आते हैं, पर वो आपके क्या होते हैं, सिंथेटिक तत्व होते हैं, यानी कि अपने पास है उनको मानव द्वारा निर्मित है, तो उनको आप ध्यान में रखो, चाहे ना रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, आपके सिलेबस में बस 3 श्रेणियाँ महत्वपूर्ण है, 3D 4D और 5D। अब बात आती है कि इन सभी के अपने पास परमाणु संख्या कैसे निकालें, क्योंकि परमाणु संख्या आपको ध्यान में होना जरूरी है। तो परमाणु संख्या ध्यान में रखने के लिए आप यहाँ पे जादुई संख्याओं का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जादुई संख्याएं, तो जादुई संख्याओं का अगर अपन बात करें तो डी ब्लॉक के लिए आप जादुई संख्या कौन सी काम में लेते हैं, 18 और 32 ये होती है। जादुई संख्या किस काम आती है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को ज्ञात करने में काम आती है। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, परमाणु संख्या निकाल सकते हो। 18 और 32 2 अंक ध्यान में रखो और आपका काम यहाँ तक तो हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे वाले का आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे परमाणु क्रमांक ध्यान रख सकते हो। कैसे, देखो ये 30 है ना, अगर कैडमियम का आपको क्या करना है, परमाणु संख्या ध्यान में करनी है, तो क्या हो जाएगा 30 में आप 18 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 48। ठीक है, अब 48 में आप 32 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे अपने पास, 50 और 3 80, तो ये हो गए अपने पास कितने, 80। तो ऐसे आप परमाणु संख्या किसी का भी आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 30, ठीक है, 30 में 18 जोड़ो 48 और 48 में 32 जोड़ दो तो 80, तो यहाँ तक आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो 47, ठीक है, 46, 45, 44, 43, 42, 41, ठीक है, और यहाँ तक हो जाएगा 40 और यहाँ हो जाएगा 39। ठीक है, तो ऐसे अपने पास क्या कर सकते हो, आप परमाणु संख्या निकाल सकते हो। ये 80 हो गया, तो अब यहाँ कितना जाएगा, 79, यहाँ कितना जाएगा 78, यहाँ हो जाएगा 77, 76, 75, 74 और यहाँ पे अपने पास कितना जाएगा 73 और यहाँ 72। अब बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन करेंगे, यहाँ 71 लिख देंगे, यहाँ 71 नहीं होता, यहाँ पे कितना आएगा 57 होगा। 57 क्यों होता है, इसके आगे फिर जब जाओगे तो 14 क्या हो जाएंगे आपके पास है, एफ ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। समझ में आ गई ना बात, ये 14 किसके, एफ ब्लॉक के तत्व आ जाएंगे। लेंथेनॉइड की प्रथम श्रेणी आ जाएगी, एफ ब्लॉक की प्रथम श्रेणी आपके पास लेंथेनॉइड आएंगे। ठीक है, तो पहले 57 के बाद वो 14 पूरे होते हैं, उसके बाद 72 से वापस शुरू हो जाता है ये। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था यहाँ के बाद तो आप क्या करो, सारा आपके काम आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। पर लेंथेनम का आपका ध्यान में रखना है, कितना होगा 57। ऐसे इसका कितना होता है अपने पास 89 होता है। 89 के बाद अपने पास एफ ब्लॉक के 14 तत्व और आ जाएंगे। ठीक है, और जो कि द्वितीय श्रेणी बनाएंगे एफ ब्लॉक की। समझ में आ गई ना बात है, जिसको एक्टिनाइड बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गई अपने पास है। तो ऐसे आप परमाणु संख्या है वो ध्यान में रख सकते हैं। तो परमाणु संख्या और तत्वों के नाम मैंने आपको अभी बता दिए, डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं। अब देखो आपके एक यहाँ पे टॉपिक पढ़ा देते हैं जिनको बोलते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जिनका डी उपकोष क्या होता है, जिनका डी उपकोष पूर्ण रूप से ना भरा हुआ हो, पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गई बात ये। तो ये आप ध्यान में रखोगे कि संक्रमण तत्व क्या कौन से हो गए, जिसमें डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा नहीं होता है ना, उसको आप क्या बोलते हो, संक्रमण तत्व बोलते हो। जैसे कि आपको पता है कि डी के अंदर अपने पास क्या होते हैं, 5 यहाँ पे उपकक्षक मिलेंगे। और जैसे कि मान लो अगर मैंने ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट है तो ये क्या होगा, संक्रमण तत्व में आएगा। अगर पूरा भर गया ना, ये पूरा भरते ही क्या हो जाएगा, संक्रमण तत्व नहीं रहेंगे। जैसा कि इसमें आता है जिंक में, कैडमियम और मरकरी में। इसमें आप देखते हो कि 3D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कैडमियम के अंदर क्या होता है 4D 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 5D 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ में आ गई, ऐसे आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 3D के अंदर 10, 4D के अंदर 10 और 5D के अंदर 10, तो 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पूरा भर जाएगा डी उपकोष। इसका मतलब ये जो 4 तत्व होंगे ना, एक नीचे का भी तो होगा, तो यहाँ पे ये 4 तत्व अपने पास क्या हो गए, संक्रमण तत्व नहीं होते। तो टोटल संक्रमण तत्व कितने हो गए, टोटल तो अपने पास 40 होते हैं, 4 उसमें से घटा दो तो 36 है। तो 36 अपने पास क्या होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। और टोटल डी ब्लॉक के तत्व कितने होते हैं, 40। तो ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल डी ब्लॉक के पूछे तो 40 और
टोटल संक्रमण तत्व पूछे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक बार कुछ रिवीजन दूं तो आप देखो ध्यान में रखो कि डी ब्लॉक के तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में आएगा। कुल टोटल अपने पास डी ब्लॉक के 40 हैं। इसके अंदर अपने पास क्या होती है 4 श्रेणियां, चारों के अंदर 10-10-10-10 तत्व हैं, तो टोटल 40 अपने पास क्या हो जाएंगे तत्व हो जाएंगे। 3-4 श्रेणियों के अंदर बांट दिया इसको 3D 4D 5D और 6D। ये कौन सा आवर्त है बताओ? ये 7वां, ये 6ठा आवर्त, ये 5वां और ये चौथे आवर्त होता है ना 4 से लेके और 7 तक के अपने पास क्या हो गए जो आवर्त है, ठीक है, उसमें आते हैं डी ब्लॉक के तत्व। ध्यान रखोगे आवर्त संख्या है वो डी ब्लॉक की कहाँ से शुरू होती है 4 से लेके और 7 तक के बीच में रहता है। समझ में आ गई। और इनकी श्रेणियाँ कितनी है 3D 4D 5D और 6D। ये इसके अपने पास क्या हो गए सारे तत्व हो गए। ट्रिक मैंने आपको बता दी। अगर परमाणु संख्या क्रमांक आपको ध्यान में रखना है तो 18 32 है, 2 ज़्यादा ही संख्या ध्यान में रखो। और इन सभी के आपके पास है, जैसे इसमें है तो अगले में आप 18 जोड़ो, फिर अगले में 32 जोड़ दो तो परमाणु संख्या निकल जाएगी। यहाँ तक तो वैलिड है। यहाँ क्यों नहीं होता? क्योंकि लेंथेनम में 57 ध्यान में रखो, उसके बाद 14 तत्व नीचे खिसकेंगे, बाद में वापस स्टार्ट होगा। ऐसे इसमें होता है, ठीक है। तो अपन को तो बस ये 3 श्रेणियाँ ध्यान में रखनी है, 3D 4D और 5D, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वो तत्व जिसके अंदर डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता। अब जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों के अपने पास क्या होते हैं? इन तीनों में जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक कनाडा होगा, इनमें तीनों में अपने पास क्या हो जाएगा? जिनी कनाडा होगा ना। इसमें देखो जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों के अपने पास क्या होते हैं? डी उपकोष के अंदर 10-10-10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस वजह से क्या हो गए ये अपने पास संक्रमण तत्व नहीं हुए। तो टोटल संक्रमण तत्व 40 - 4 कितने हो गए? 36। संक्रमण तत्व 36 है, डी ब्लॉक के कितने हैं? 40 है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन पढ़ते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, ठीक है। तो डी ब्लॉक तत्वों का अब अपन को क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिकी विन्यास, ठीक है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब अपन को समझना है। तो पहली बात आती है कि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका होता है NS के अंदर या तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या 1 या 2, यानी 0 से लेके 2 तक के बीच में। और N-1 D के अंदर क्या होंगे? 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका क्या होता है? परमाणविक अवस्था के अंदर NS के अंदर 0, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, और N-1 D के अंदर 1 से लेकर 10 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब अगर मैंने आपको बताया था कि अपने पास 3D श्रेणी है, 4D और 5D है, ठीक है। अब ये देखो अपने पास इनको 3D 4D 5D क्यों बोलते हैं? मैंने कहा था ना एक आपके 6D भी होता है और इसकी आवर्त संख्या होती है 7, इसकी क्या होती है 6, इसकी होती है 5 और इसकी क्या होती है 4, ठीक है। और आपने कहीं ना कहीं तो ये पढ़ाई होगा ना कि आवर्त जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? कोष की संख्या के, कोष की संख्या के। और उन्हीं कोष को अपन यहाँ पे n से दर्शा रहे हैं। समझ में आ गया ना। आवर्त संख्या होती है ना कि भाई कितने आवर्त पे आ रहा है तत्व। भाई ये तो पता होगा ना कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आप आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसके अंदर 7 आवर्त हैं। और जो आवर्त की संख्या होती है ना कि भाई 6ठा आवर्त, 5वां आवर्त, 4था आवर्त है, वो क्या दर्शाता है? वो कोष की संख्या दर्शाता है कि उस परमाणु के अंदर कितने कोष हैं। समझ में आ गई ना बात है? कितने कोष है वो दर्शाता है। और उसी को अपन ने यहाँ पे n लगाया है। समझ में आ गई। इसका मतलब अपने पास यहाँ पे 3D श्रेणी के अंदर n का मान 4 होगा, यहाँ n का मान 5, यहाँ n का मान 6, यहाँ n का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब इन श्रेणियों के अगर अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर जितने भी तत्व होंगे उनमें आपको क्या दिखेगा? उनमें आपको दिखेगा क्या? यहाँ 4 है ना, n का मान 4 रखो तो 4s के अंदर या तो 0 या तो 1 या 2, और N-1 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा? 3D। तो 3D के अंदर अपने पास क्या हो जाएगा? 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3D के अंदर 10 जो अपने पास तत्व हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s, 0 से 2, 3D, 1 से 10, ठीक है। ऐसे ही अगले के अंदर देखो 5 वहाँ पे मान पुट कर दो तो 5s के अंदर 0 से 2 और 4D के अंदर 1 से 10, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। 6s के अंदर 0 से 2
और अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5D के अंदर 1 से 10। ऐसे इसमें आ जाएगा 7S के अंदर 0 से 2 और 6D के अंदर 1 से 10। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आ रहे हैं आप यहाँ पे देख रहे हो 3D 4D 5D 6D। तो इस वजह से इनका 3D 4D 5D 6D श्रेणी नाम रखा गया है। समझ में आ गई बात ये। अब यहाँ पे अपन को क्या देखना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देखना है। अब इस जगह पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा, देखो कन्फ्यूज़न कहाँ होगी आपकी, कन्फ्यूज़न होती है एस के अंदर। समझ में आ गई बात ये। अब एस के अंदर आपको दिख रहा है कि या तो 0 इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। ठीक है, अब किस में 0 आएगा, किस में 1 आएगा, किस में 2 आएगा, ये आपको कन्फ्यूज़न कर रहा है। डी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन बचे हुए सारे डी के अंदर ही आएंगे, क्योंकि अंतिम तो वहीं पे है ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन तो उसी में जाने हैं। तो वो तो चलो अपन देखेंगे, पर पहले बात आती है कि एस के अंदर कहाँ 0 कहाँ 1 और कहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, वो पता लग जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा अपना। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना भाई, सामान्य बताया अभी तक तो। अब मैं पहले बताता हूँ आपको कि एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन कब भरना है। एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन कब भरना है, तो उसकी एक ट्रिक ध्यान में रखो। एनसीसी में तेरा, या ऐसे नहीं, एनसीसी में तेरी रिपोर्ट आएगी, ऐसे ध्यान में रख लो। एनसीसी में तेरी रिपोर्ट आएगी, ये ट्रिक आप ध्यान में रखो। एनसीसी में तेरी रिपोर्ट आएगी। एन का मतलब हो गया नायोबियम NB, पहले सी का मतलब हो गया क्रोमियम, दूसरे सी का मतलब हो गया कॉपर, में एम का मतलब हो गया मोलिब्डेनम MO, तेरी में से क्या हो जाएगा अपने पास टेक्नीशियम हो जाएगा TC। पहले आर का मतलब, रिपोर्ट में 2 आर लगाया मैंने, ठीक है, हालांकि ये क्या होते हैं। इस आर का मतलब क्या हो जाएगा रिपोर्ट में, इस आर का मतलब हो जाएगा रुथेलियम, और अगले आर का मतलब हो जाएगा रऊदियम। इसमें आपको 2 दिख रहे होंगे, एक का मतलब तो है गोल्ड और दूसरे का मतलब सिल्वर। ठीक है, तो ये तत्व आपको ध्यान में रखने हैं। आप ध्यान में रखो, एनसीसी में तेरी रिपोर्ट आएगी। एन का मतलब नायोबियम, क्रोमियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेलियम, रऊदियम, गोल्ड और ये सिल्वर। तो इन तत्वों के अंदर आपको क्या करना है, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। जैसे कि मान लो मैंने उठाया क्या, क्रोमियम, क्या उठा लिया, क्रोमियम उठाया। अब क्रोमियम उठाओगे तो क्रोमियम कितने पे आता है बताओ, क्रोमियम मैंगनीज 24 पे आता है। तो 24 पे आता है, तो ये कौन सी श्रेणी से आया है, ये आया है अपने पास इसमें से 3D श्रेणी में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिसका भी आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। जिसका भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, पहले उसकी परमाणु संख्या से नीचे का नोबल गैस उठानी है। नोबल गैस कितनी होती है, या तो देखो ये होती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ठीक है, ये आ गए 2 के अंदर 8 जोड़ोगे 10, फिर 8 जोड़ो 18, फिर 18 के अंदर 18 जोड़ो 36, फिर 36 के अंदर 18 और जोड़ो तो कितने हो जाएंगे बताओ, 14, 3, 1 4, 1 5, 54। ठीक है, और 54 के अंदर अब कितने जोड़ोगे आप, 32, तो 54 के अंदर 32 जोड़ दो तो ये कितने हो जाएंगे, 86। तो ये हो गया अपने पास। तो जो भी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का लिखना है, तो उसके परमाणु संख्या से नीचे वाला जो भी नोबल गैस होगी ना, वो उसको उठानी है। जैसे यहाँ पे 24 है, तो 24 से नीचे वाली नोबल गैस कौन सी है, 18वीं आर्गन। ठीक है, जस्ट उससे पहले भाई आगे की तो 36 आ गई, 36 और 24 से ज़्यादा ही हो गया ना, 24 से नीचे वाली उठानी है, कौन सी है, आर्गन। तो आर्गन को तो लिख दो कोष्टक में, और परमाणु संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, यानी 18 इलेक्ट्रॉन तो अपन ने भरी दिए। उसके बाद अपने पास क्या आएगा, 4s आएगा और 3d आएगा। तो ये मैंने लिख दिया क्या, 4s, और ये लिख दिया क्या, 3d। अब 4s के अंदर आपको क्या करना है, पहले तो देख लो इन सभी तत्वों में से तो नहीं है। एनसीसी में तेरी रिपोर्ट आएगी, नायोबियम, क्रोमियम, कॉपर वगैरह इनमें से तो नहीं है। तो यहाँ पे क्रोमियम अपने पास आ गया ना, क्रोमियम आ गया, तो एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भर दो, ये भर दिया। बाकी कब कितने तत्व बच गए, आर्गन आता है 18, एक ये भर दिया 19, और ये आता है 24 पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5 बच गए ना भाई, 18 1 19 और टोटल 24 है। तो 24 में से 19 घटाओ कितने आएगा, 5 आएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। ये देखो इसका अपने पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। जैसे मान लो मैंने कहा कॉपर का लिख के बताओ, कॉपर आता है 29 पे। अब कॉपर में इससे पहले क्या है, 29 से पहले भी अपने पास आर्गन ही है, तो आर्गन लिखा, 18 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए अपन ने आर्गन तक तो, और उसके बाद 4s और 3d लिख दो। अब 4s देखो कॉपर इसमें से आ रहा है, तो s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे अपने पास है भाई, ये 19 तो हो ही गए, ये 29 पे है, तो 29 माइनस 19 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 10 किस में चले जाएंगे, डी में। बस सिंपल ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिक इसके विन्यास लिखने।
एक और उठा लेते हैं। मान लो मैंने कहा मोलिब्डेनम का लिख के बता दो मेरे को, तो मोलिब्डेनम कहाँ पे आता है बताओ यार, ये जरा निभाना मौत तक, और ऊपर आएगा अपने पास क्या, देखो ये आपने पढ़ा था ना अभी, यारी जरा निभाना मौत तक, ऐसे आपने भी लिखा था। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ कौन आएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनीडियम, क्रोमियम। क्रोमियम कितने पे आ गया, 24 पे। तो अब इसका अगर आपको परमाणु संख्या निकालनी है तो क्या करोगे आप, 18 जोड़ दो इसके अंदर, ठीक है। कितने जोड़ोगे, 18 जोड़ो इसके अंदर, तो कितने हो जाएंगे बताओ, 12, 2, 3 और 1, 4, 42 आ रहा है। यानी मोलिब्डेनम किस पे आएगा, मोलिब्डेनम आएगा 42 पे, ठीक है। तो मोलिब्डेनम का अपन को मान लो लिखना है, तो ये आ गया 42 पे आ गया। अब 42 से पहले वाली अपने पास नोबल गैस उठानी है, तो 42 से पहले वाली कौन सी है, 36 है। 54 तो 42 से ऊपर चला गया, तो ये 36 वाली उठा लो, कौन है, क्रिप्टन। तो क्रिप्टन तक तो क्या होगा अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान आएगा, यानी 36 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने। अब उसके बाद मोलिब्डेनम कहाँ से आया है, मोलिब्डेनम आया है 5D श्रेणी से। तो 5D श्रेणी में अपने पास क्या फॉर्मेट रहेगा, सॉरी 5D क्या, 4D श्रेणी से आया है, तो क्या हो जाएगा 5s और 4D, ठीक है, 5s और 4D। अब आपको देखो मोलिब्डेनम है, तो मोलिब्डेनम में आपको क्या करना था बताओ, मोलिब्डेनम यहाँ है ना, ये देखो S वाली में, तो S में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसमें भर दिया मैंने 1। क्रिप्टन आता है कितने पे, 36 पे आएगा ना, क्रिप्टन कहाँ गया, 36 पे है, तो 36 तक तो भर दिया, और 1 इसमें गया 37। अब कितने बचे बताओ, 37 है, और टोटल अपने पास 42, 42 में से 37 गए, कितने बचेंगे बताओ, 5, तो 5 अगले में भर दो आप, सिंपल, ये हो गया, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे करना है। मान लो कल को आपको ये बोल दे नायोबियम का बता दो, तो नायोबियम बताओ कितने पे आएगा, ये 23 पे ना, तो 23 में अब आप क्या कर दोगे, 18 जोड़ दो, तो कितने हो गए अपने पास बताओ, ये हो गए 21, 2, 2, 4 और 1, 5, 51 हो गया क्या, ठीक है भाई। वो 23 पे है ना, 23 से सॉरी 8, 11, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये कितना हो जाएगा अपने पास, 2, 1, 3 और 1, 4, 41 हो गया, ठीक है। वैसे ये अपने पास कितने पे था, 42 पे था, तो नायोबियम 41 पे आएगा। तो ऐसे इसमें कर दो, क्रिप्टन तक तो सेम रहेगा, फिर 5s और फिर 4D, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, 4D और 5s, 5s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि नायोबियम यहाँ से है। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बताओ, यहाँ तक तो मैंने कितने भर दिए थे, 36 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 37 वहाँ पे चला गया, और ये आता है अपने पास है 41 पे, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4, तो 4 यहाँ आ जाएंगे। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे आपको क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो ये तो S1 वाले हो गई। अब आते हैं अपने किस पे, S0 पे, कि जीरो में मतलब S में 0 इलेक्ट्रॉन कब जाते हैं, तो वो बस एक ही केस है जो कि है प्लेडियम, पीडी के अंदर अपने पास क्या होता है, जो प्लेडियम होता है ना, प्लेडियम एकमात्र तत्व है जिसके अंदर S के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अच्छा प्लेडियम आएगा कहाँ पे, प्लेडियम कहाँ आएगा बताओ, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पे पड़ेगी आगे चढ़कर। यहाँ आएगा जिंक, यहाँ आएगा कौन, कॉपर भाई, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। तो ये अपने पास जिंक कितने पे आता है बताओ, ये आता है 30 पे, ये 29 पे, और ये 28 पे, ठीक है। तो 28 तो पता चल गया, इसके अंदर 18 और जोड़ दो, तो 28 और 18 कितने हो जाएंगे, 46 हो गया ना। तो प्लेडियम कितने पे आ जाएगा, प्लेडियम आ गया 46 पे। तो प्लेडियम से पहले वाली नोबल गैस उठा लो, प्लेडियम से पहले वाली 46 से पहले वाली कौन सी है, क्रिप्टन ही है, तो ये आ गया Kr, क्रिप्टन। और क्रिप्टन, अब प्लेडियम कहाँ से आया है बताओ, प्लेडियम आया इसी में से 4D में, यानी 5s और 4D आएगा, तो ये हो गया 5s और 4D। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो S के अंदर तो 0 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि केवल प्लेडियम ही एकमात्र अपवाद है जिसके अंदर 4s के अंदर ये S के अंदर क्या जाते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ तो बात के बचे हुए इसमें चले जाएंगे, क्रिप्टन तक कितने हो गए थे 36, अब 10 और बच गए, 10 के 10 इसमें चले जाएंगे, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया Kr और 4D 10, ये हो गया आपके पास। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे आपको क्या करना है, प्लेडियम का लिख देना। तो S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और 0 इलेक्ट्रॉन वाला तो मैंने बता दिया, बाकी जितने भी बच गए उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी बच गए ना, जैसे मान लो आपको किसका लिखना है, मान लो मैंने कहा निकल का लिख के दिखाओ, निकल का लिख के दिखाओ, क्या निकल इनमें से है, नहीं है, प्लेडियम भी नहीं है, तो अब कौन बचा, बाकी जो भी बच गए ना उसके अंदर S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाने हैं। अब देखो मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, निकल आ जाएगा अपने पास 28 पे, ठीक है।
ये 28 पे आ गया ना, 28 पे आते हैं अपने पास 28 से पहले वाली नोबल गैस आर्गन हो गई, और उसके बाद क्या होगा अपने पास 3D और 4s। 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अपने पास, क्योंकि ना तो 1 वाला आया ना 0 वाला आया, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब कितने बच गए, ये हो गए अपने पास कितने, आर्गन हो गया 18 और 2 20, और कितने बच गए अब 8, तो 8 इसमें चले जाएंगे। समझ में आ गई। तो 3D 8 और 4s 2, तो ऐसे आपको करना है। तो आपको ध्यान में रखना है S1, जिसमें S में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा वो ये वाले तत्व हैं, S के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लेडियम में, और बाकी जो भी बच गए ये वाले, बाकी जो भी बच गए ना इनके अलावा, उन सभी में S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाने हैं। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। एक मैं आपको छोटा सा एक अपवाद यहाँ पे और बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपको एक बोल सकते हो, आपको ध्यान में रखना है वो चीज़, ठीक है। तो एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, जो कि क्या है अपने पास, देखो जैसे मान लो मैंने इसमें से उठाया, किसमें, 5D वाले में से, ला हफ्ता, ठीक है, वरना जैसे मान लो टंगस्टन का पूछ लिया आपसे, टंगस्टन W होता है, टंगस्टन का पूछा, तो ये हो जाएगा ला हफ्ता वरना, यानी W यहाँ आ रहा है, उसके ऊपर क्या आएगा, यारी जरा निभाना मौत तक, ठीक है। और उसके बाद क्या जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। मोलिब्डेनम का तो अभी आपने निकाला है, तब 42 पे आ रहा है। अब 42 के अंदर 32 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, 74 हो गया ना, 74 हो गया। तो टंगस्टन आ रहा है अपने पास 74 पे। अब आप क्या करोगे, 74 से पहली वाली नोबल गैस उठाओगे। अब 74 से पहले वाली नोबल गैस कौन सी है बताओ, 74 से पहले वाली है जेनॉन। 54 पे आ रही है ना भाई बात, ये 54 पे आ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास जेनॉन। और जेनॉन के बाद आप क्या करोगे, टंगस्टन, आप क्या देखोगे, आप देखोगे ठीक है भाई ये अपने पास है, वे 5D वाले तत्वों से आया, यानी 5D श्रेणी से आया। अब 5D श्रेणी के अंदर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 6s, और आप यहाँ पे क्या लिखोगे 5D, ठीक है, ऐसे आप करोगे। अब आप देखोगे यार टंगस्टन तो अपने पास ना तो S1 में से आ रहा है, ना तो ये प्लेडियम है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे। तो आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भर दिए, ठीक है, सेटिस्फाई, एग्रीड। अब यहाँ पे देखो जेनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जेनॉन में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 54, और 2 आपने यहाँ भर दिए, तो कितने हो गए, 56। टोटल अपने पास 74 है, 74 में से 56 गए, कितने होंगे बताओ, भाई ये हो गया अपने पास कितना, 8, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास हो गए 1, तो 18 इलेक्ट्रॉन और बच गए। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 18 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 18 के 18 D में थोड़े जाएंगे, D में तो 10 जा सकते हैं। तो अब आप क्या करोगे, फंस गए। अब आप सोचोगे यार ये क्या हो गया, अब मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, तो नहीं, गलती नहीं की है। आप क्या करते हो, देखो यहाँ पे क्या आएगा, लेंथेनम आएगा। तो लेंथेनम के बाद अपने पास देखो ये रहा लेंथेनम, तो लेंथेनम के बाद 14 तत्व क्या होते हैं, F ब्लॉक वाले नीचे खिसकते हैं। तो जब वो 14 वाले खत्म होंगे ना, तब आपके वापस यहाँ वापस हाफनियम से शुरू होगा। इसका मतलब क्या हो गया, देखो हमेशा क्या होता है, NS NP N-1 D और N-2 F, यानी कि यहाँ पे F भी आएगा, ठीक है। और F कैसे निकालोगे, N का मान यहाँ पे कितना है बताओ, N का मान 5D के लिए कितना हो गया, 6। अब 6 में से आप 2 घटाओ, कितने हो गया, 4, यानी यहाँ पे आएगा 4F, ठीक है। और 4F में 14 इलेक्ट्रॉन भरी के आए हैं, तो 4 ये हो गए अपने पास 14। तो अब 18 में से 14 गए, और बताओ अब कितने बच गए, अब बचे आपके पास कितने, 4 इलेक्ट्रॉन और बच गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन आप क्या करोगे, इस D के अंदर भर देना बस, ठीक है। यानी कि आपके पास अगर 5D श्रेणी से कोई भी तत्व आया, तो आप पहले क्या कर देना, आप पहले F के अंदर भी 14 इलेक्ट्रॉन डाल देना, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन एकदम सही बैठेगी, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद अपन इसके गुण धर्मों की तरफ चलते हैं, नोट कर लीजिए। चलते हैं और पढ़ते हैं डी ब्लॉक के भौतिक गुण धर्मों के बारे में। जैसे सबसे पहला अपने पास आता है परमाणु त्रिज्या, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे सारे के सारे गुण धर्म मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिए। जैसे कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या के बारे में, बाद में गलनांक, क्वथनांक, धात्विक प्रकृति, परमाणुकरण एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था एवं संयोजकता, मानक इलेक्ट्रोड विभव, रंगीन आयनों का बनना, चुंबकीय गुणधर्म और उत्प्रेरकीय गुण, अंतराकाशी यौगिक बनाने की प्रकृति और मिश्र धातु का निर्माण।
ये सारे अपन को पढ़ने। सबसे पहले देखो अपन पढ़ते हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में। देखो आपको 11वीं में पढ़ा होगा कि दाएं से बाएं जलने पे प्रोटॉन की संख्या होती है वो बढ़ती है। इस वजह से क्या हो जाता है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ जाता है। ठीक है, तो आकर्षण बढ़ेगा तो आकार छोटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पे अपने पास क्या होता है, यहाँ पे कोषों की संख्या बढ़ती है। ये अभी मैंने बता दिया आपको, कोषों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई आवर्त की संख्या बढ़ती है, आवर्त की संख्या क्या होती है, कोष की संख्या के बराबर होती है। तो कोषों की संख्या बढ़ेगी तो इससे क्या हो जाएगा, आकार भी यहाँ पे आपके बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे पहले आवर्त में 1 कोष होगा, फिर 2 कोष होंगे, फिर 3 कोष होंगे, तो यहाँ पे अपने पास आकार बढ़ता जाएगा ना, तो वो चीज़ है। अब इसमें आपके क्या है कि 2 अपवाद बताए गए हैं आपकी किताब में। सबसे पहला अपवाद तो कौन सा है, आवर्त में, जैसे कि अपने पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनीडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब जनरली क्या होता है, आवर्त में जब आप बाएं से दाएं की तरफ जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल आकार बढ़ना चाहिए, पर होता क्या है, देखो स्कैंडियम से लेके लगभग क्रोमियम, मैंगनीज तक क्या होता है अपने पास, यहाँ पे आपके पास देखोगे कि इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक है, ठीक है, इनका जो आकर्षण होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण क्या हो जाता है अपने पास, कम हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक आकर्षण जो होगा वो ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप देखोगे कि यहाँ पे जनरली क्या होगा भाई, डी उपकोष अपने पास है, यहाँ पे क्या होगा, लगभग शुरुआत मैंगनीज तक क्या होगा अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, तो एक बात बताओ, एक तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे डी उपकोष के अंदर, और यहाँ नाभिक क्या करेगा, उनको खींचेगा। ठीक है, तो अब वहाँ पे मान लो क्या है कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, पहले 1 2 3 4 यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, वहाँ पे लड़ाई होगी, यहाँ वहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और यहाँ पे इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल होगा। तो शुरुआत में तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है तो उनका प्रतिकर्षण होता है ना, वो तो क्या हो जाता है, हार जाता है, जबकि आकर्षण बल जीत जाता है। तो इससे क्या होता है अपने पास, यहाँ पे आकार घटेगा, यहाँ पे आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और मैंगनीज से लेके लगभग निकल तक यहाँ पे क्या होता है अपने पास है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक का जो आकर्षण बल होता है, ठीक है, वो लगभग बराबर हो जाता है किसके, इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण के मध्य। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नाभिक का आकर्षण, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण लगभग बराबर हो जाते हैं। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अब क्या हो गई है, लगभग आधी के आसपास हो गई। ठीक है, आधी से ऊपर हो गई, मान लो लगभग आप मान सकते हो 7-8 या इसके आसपास है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आकर्षण जो हो रहा था, जो वहाँ पे प्रतिकर्षण जो बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल हो रहा है इलेक्ट्रॉन के मध्य और इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य जो अपने पास आकर्षण बल है, लगभग दोनों बराबर हो गई। ठीक है, और फिर अपन बाद में जब चलते हैं तो जिंक तक क्या हो जाता है, पूरा डी उपकोष है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से एकदम लद जाता है, यहाँ पूरा भर जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक का जो अपने पास आकर्षण होगा वो तो यहाँ पे हार जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब वहाँ इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा हो गए, इतनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है कि वहाँ पे प्रतिकर्षण अपने पास बहुत ज़्यादा हो गया, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक का आकर्षण क्या हो गया, कमज़ोर पड़ गया। तो इस वजह से क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रतिकर्षण करेंगे तो थोड़ा दूर भागेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, आकार है वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास आकार बढ़ जाता है। यानी शुरुआत में तो आकार घटा, फिर बराबर हुआ, फिर बाद में क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये तो मैंने आपको ये पूरा बता दिया कि हाँ भाई ऐसा कुछ होगा। अब आपको क्या करना है, एक पूर्ण क्रम आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कल को मान लो स्कैंडियम, मैंगनीज, जिंक वगैरह ये आपको देके पूछ लिया कि आप बढ़ते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में परमाणु त्रिज्या के आप इनको सेट करो, तो सेट नहीं कर पाओगे, तो आपके पास एक क्रम होना चाहिए। ठीक है, एकदम प्रॉपर क्रम। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद रखोगे। आप ऐसे याद रखो, साइंस टीचर जानवी कुमारी मैडम, ठीक है, फिर कु को नी, ऐसे ध्यान में रख लो। ठीक है, साइंस टीचर जानवी, अच्छा जानवी यानी कि साइंस टीचर जानवी कुमारी मैडम, फिर कु को नी, 10 हो गए ना तत्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ध्यान में रख लो, साइंस टीचर जानवी कुमारी मैडम, फिर कु को नी। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखो। अब आपको क्या करना है, देखो
पहले 4 तो आपको ऐसे सिंबल लगाने, कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। फिर आपको 3 बराबर वाले चिन्ह लगाने यहाँ पे, ठीक है, 3 हो गए ना, फिर 2 वापस ऐसे चिन्ह लगा दो। समझ में आ गई बात ये? तो ऐसे आपको यहाँ पे ये ओवरऑल इसका पूरा क्रम हो जाएगा। समझ में आ गई? ये इसका क्या है, एकदम पूरा क्रम है। तो सबसे पहले तो आपको ये ट्रिक ध्यान में रखो। फिर आपको 4 तो ऐसे सिंबल लगाने हैं, 3 लगभग बराबर वाले और 2 वापस ऐसे, तो 4 3 2 ऐसे आप ध्यान में रखो, ये आपके क्रम तैयार हो जाएगा। तो एक अपवाद तो यहाँ पे आ गया। दूसरा अपवाद आपके पास कहाँ से आता है? दूसरा अपवाद आएगा आपके वर्ग में से, ठीक है, दूसरा वर्ग में से आएगा। कौन सा वर्ग? देखो जैसे आप लिखते हो ना स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनीडियम, क्रोमियम, और यहाँ क्या लिखते हो, यारी, जरा, निभाना, मोतक, ठीक है, और फिर आप क्या लिखते हो यहाँ पे, ला, हफ्ता, वर्नरे, ऐसे लिखते हो ना। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो स्कैंडियम का, देखो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, कोस की संख्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा। इसका मतलब स्कैंडियम का आकार छोटा होगा, इट्रियम का ज़्यादा, और इट्रियम का आकार छोटा होगा, लेंथेनम का ज़्यादा। ठीक है, ये तो एकदम सेट है, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत हो जाती है, क्या दिक्कत होती है? टाइटेनियम का आकार छोटा, जिरकोनियम का बड़ा, जैसे आप रेगुलर अभी चल ही रहे थे वैसे ही होगा इनमें तो। पर दिक्कत यहाँ आती है कि जिरकोनियम और हाफनियम का आकार लगभग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? ऐसा पूरा चलता रहेगा आगे तक, ठीक है। ये पहले वाला तो ठीक है, लेंथेनियम का आकार बड़ा होगा, इट्रियम का छोटा होगा, और सबसे छोटा आकार स्कैंडियम का होगा। और यहाँ पे टाइटेनियम का आकार छोटा, जिरकोनियम का बड़ा, ये तो ठीक है। पर जिरकोनियम हाफनियम का बराबर हो जाता है, नायोबियम टाइटेनियम का बराबर हो जाता है, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का लगभग आकार बराबर हो जाता है। कारण क्या है? कारण है यहाँ पे लेंथेनॉइड सहकुचन, ठीक है, लेंथेनॉइड सहकुचन। तो लेंथेनॉइड सहकुचन इसका क्या हो जाएगा अपने पास, कारण हो जाएगा कि क्यों हो रहा है, लेंथेनॉइड सहकुचन के कारण। देखो आपने 11वीं के अंदर यहाँ पे एक पढ़ा होगा प्रीरक्षण प्रभाव, ठीक है, प्रीरक्षण प्रभाव। तो प्रीरक्षण प्रभाव के अंदर आपके पास क्या देखते हो कि जो नाभिक होता है ना, जैसे मान लो नाभिक अपने पास, नाभिक इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। तो अपने पास क्या होते हैं, 4 उपकोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, नाभिक के आगे एस, पी, डी या एफ क्या करते हैं, इसके आगे पर्दा डालते हैं। नाभिक के आगे क्या कर देते हैं, एक पर्दा डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, नाभिक का आकर्षण बल होता है ना, वो उन पे तो ज्यादा पड़ता है, पर बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पे क्या होता है, आकर्षण कम पड़ जाता है। ऐसे आप समझ सकते हो कि ये मान लो नाभिक होगा, नाभिक के आगे एस, पी या डी ये क्या करेंगे, एक पर्दा डाल देंगे, ठीक है, यानी उन पे तो आकर्षण ज्यादा लगेगा। पर्दे का मतलब ऐसे नहीं है कि कोई मतलब कपड़ा डाल के उस पर रख दिया, ठीक है, ऐसा नहीं। जैसे मान लो ये नाभिक है मेरे पास, आपको समझा देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एस उपकोष है, ठीक है, और इसके बाहर मान लो मेरे पास पी उपकोष है। तो क्या होगा, एस वाला क्या करेगा, नाभिक के, देखो एस के इलेक्ट्रॉन होंगे ना अपने पास, एस के मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक इन पे ज़्यादा क्या करेगा, आकर्षण बल लगाएगा, ठीक है। तो इससे एक पर्दे जैसा बन जाएगा। पर्दे जैसा का मतलब क्या हो गया कि मान लो उसने आकर्षण बल है वो कम कर दिया, तो बाहर वाले क्या हो गए, पी के ऊपर क्या हो जाएगा, आकर्षण बल नाभिक का कम पड़ेगा। कम पड़ने से क्या हो जाएगा, अपने पास नाभिक उतना आकर्षित नहीं कर पाएगा, तो आकार थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पर बात आती है कि जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो लेंथेनम आ गया ना, लेंथेनम के बाद अपने पास क्या हो जाएंगे, 14 तत्व नीचे की तरफ खिसकेंगे। एफ ब्लॉक के 14 तत्व नीचे की तरफ खिसकेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ उपकोष भरना शुरू होगा, यानी कि 4F, ठीक है, और 5D ये आपको दिखेंगे यहाँ पे भरते हुए लेंथेनम में। जब आप चलोगे ना लेंथेनॉइड में, ठीक है, तो लेंथेनॉइड जो एफ ब्लॉक की पहली श्रेणी है, वहाँ पे एफ ब्लॉक के तत्व भरने शुरू होंगे, और उसके अंदर अपने पास क्या होगा, 4F और 5D ये भरेंगे। अब 5D का मतलब तो क्या हो गया अपने पास, ठीक है भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यहाँ पे अपने पास क्या है, 5D है, और 4F क्या होगा, अंदर में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 4F भर रहा होगा। अब 4F में क्या होगा, F होता है ना, वो इतना बढ़िया क्या करता है, पर्दा नहीं डाल पाता, ठीक है, यानी परिरक्षण प्रभाव उतना नहीं होता F का, क्योंकि F का आकार काफी गया जाता है, ये 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होती है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर होगी ना, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत फैला हुआ है, तो इस वजह से ये सही ढंग से अच्छा पर्दा नहीं डाल पाता। तो 5D पे क्या होता है, नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है, और नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है तो क्या होता है, वो 5D को खींच लेता है, खींचने से आकार कम हो जाएगा। ऐसे 14 तत्व होंगे, तो 14 तत्व जब आप जाओगे, ठीक है, ए ब्लॉक की पहली श्रेणी में जब आप क्या करोगे, बाएं से दाएं की तरफ आप चलोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकार कम होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, इतना छोटा हो जाएगा कि जब वापस आप लेंथेनॉइड से 14 तत्व चले जाओगे और वापस जब आओगे हाफनियम पे, तो आकार इतना कम हो जाता है कि जिरकोनियम हाफनियम का बराबर, नायोबियम टांटियम का बराबर, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का बराबर। ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये अपने पास हो गया लेंथेनॉइड सहकुचन के द्वारा ये यहाँ पे अपवाद पैदा होता है। समझ में आ गई बात ये।
तो ये है। और मेन कारण क्या है, परिरक्षण प्रभाव। एफ का परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, बहुत कम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अपने पास 4f है वो 5d के इलेक्ट्रॉनों को बचा नहीं पाया, इस वजह से क्या हो जाएगा, 5d के इलेक्ट्रॉन है वो ना भी खींच लेगा, जिससे आकार छोटा हो जाएगा। और इतना छोटा हो जाएगा होगा 4f की पहली श्रेणी के अंदर कि वापस आते वक्त यहाँ पे हाफनियम और जिरकोनियम का आकार क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया परमाणु त्रिज्या। अब अपन बढ़ेंगे गलनांक या क्वथनांक वगैरह के बारे में। तो पहले आप नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में, ठीक है। तो दूसरा जो इसका गुणधर्म है वो है गलनांक एवं क्वथनांक। तो देखो गलनांक और क्वथनांक की क्या कहानी है। अगर मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लो ये वाली श्रेणी ले लूँ मैं, स्कैंडियम से लेके जिंक तक की, ठीक है। और यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ, किसके मध्य, परमाणु क्रमांक यानी कि Z और यहाँ पे गलनांक के मध्य। तो अपन को एक ग्राफ ऐसा आपको दिखेगा, इस प्रकार का ग्राफ, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे ग्राफ दिखता है। यहाँ स्कैंडियम है, यहाँ पे इस जगह पे आता है क्रोमियम, यहाँ पे मैंगनीज, इस जगह पे आयरन और यहाँ पे जिंक। अब ये ग्राफ को आप डिस्कस कर लीजिए, आपका गलनांक क्वथनांक हो जाएगा। एक मेरी बात सुनो, देखो होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास ये डी उपकोष है और जिसके अंदर 5 मेरे पास कक्षक है, मान लो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। आपने इस तत्व को मान लो क्या है कि ऊर्जा देनी शुरू कर दी इसको गलाने के लिए, ठीक है, तापमान देना शुरू कर दिया। जैसे ही आप ऊर्जा दोगे तो ये ऊर्जा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन उसने ऊर्जा ली और ऊर्जा लेके ये आगे वाले कक्षक में कूद गया। तो कूदने से यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ स्थिर नहीं रहेगा, तो वापस क्या होगा, ये इधर आएगा, तो वापस ऊर्जा को छोड़ देगा। ऐसे चलता जाएगा। तो ऐसा चलेगा तो इसमें क्या होगा, आपको और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, जब जाके ये क्या होगा, अपने पास ये इलेक्ट्रॉन है वो उतनी ऊर्जा ले नहीं पाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, अपने पास वो जो तत्व होगा वो गलना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई, वो तत्व है गलना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो गलनांक होता है, ठीक है, गलनांक बोल दो, या यहाँ पे मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक दोनों मेरे पास किसके समानुपाती होते हैं, ये होते हैं अपने पास अयुग्लित इलेक्ट्रॉन की संख्या पे, अयुग्लित इलेक्ट्रॉन की संख्या पे, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया यहाँ पे। तो गलनांक और क्वथनांक समानुपाती हो गए अयुग्लित इलेक्ट्रॉन की संख्या के समानुपाती। जितने ज़्यादा अयुग्लित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा अपने पास क्या होगा, गलनांक और क्वथनांक बढ़ेगा, ठीक है। मान लो पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन ने थोड़ी बहुत ऊर्जा ली, वहां गया, अब ये कितना जाएगा, मान लो आपने इससे ज़्यादा ऊर्जा दे दी, ठीक है, ज़्यादा ऊर्जा दोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। अब मान लो क्या है कि मैंने 2 दे दिए, 3 दे दिए, यहाँ पे 3 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन मान लो इसके अंदर भर दिए, तो अब वो क्या होंगे, ज़्यादा ऊर्जा को लेंगे, ठीक है। तो आपको और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो गलनांक और बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यही हो गया कि स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक, स्कैंडियम लिया और क्रोमियम तक अपने पास क्या होगा, यहाँ पे आपके गलनांक बढ़ेगा, क्योंकि अयुग्लित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी बढ़ेगी। जैसे स्कैंडियम में आपके पास क्या होगा, 3d1 होगा, ठीक है, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम में आपके पास 3d2 आ जाएगा, ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम विनीडियम में क्या होगा, 3d3 हो जाएगा, फिर स्कैंडियम टाइटेनियम विनीडियम क्रोमियम आएगा क्रोमियम के अंदर कितना हो जाएगा, 3d5, मैंगनीज के अंदर भी कितना होता है, 3d5। अब आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके ये कहते हैं कि अगर अपने पास क्या होता है, अर्ध भरे हुए, ठीक है, अर्ध भरे हुए या पूर्ण भरे हुए डी उपकोष अगर आपको दिखें तो उनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, यानी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अर्ध भरे हुए और पूर्ण भरे हुए जो डी उपकोष होंगे वो होते हैं सबसे ज़्यादा स्थायी, ठीक है। अब स्थायी होते हैं तो कोई क्यों चाहेगा कि अपना स्थायित्व छोड़ के और वो अपने इलेक्ट्रॉनों को है कि अव्यवस्थित कर दे जिससे स्थायित्व कम हो जाए, कोई नहीं चाहेगा ना, ठीक है। तो अपने पास अर्ध भरे हुए और पूर्ण भरे हुए जब डी उपकोष होंगे तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या होंगे, बाहर की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो व्यवस्था खराब हो गई, तो अस्थायित्व आएगा, और कोई भी तत्व नहीं चाहता कि अपना अस्थायी हो, सब स्थायी होना चाहते हैं। तो यहाँ पे अर्ध भरे हुए और पूर्ण भरे हुए डी उपकोष से अपने पास इलेक्ट्रॉन निकालने क्या होते हैं, कठिन होते हैं,
तो इलेक्ट्रॉन आप वहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कूद के नहीं जाएंगे, यानी जो ऊर्जा आप दे रहे हो वो इलेक्ट्रॉन को कोई मतलब नहीं है, वो नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका गलनांक का उतनांक क्या हो जाएगा, अपने पास कम हो जाएगा। थोड़ी बहुत ऊर्जा देने से वो जो भी तत्व होंगे वो गल जाएंगे। इसीलिए स्कैंडियम के बाद और मैंगनीज, ये देखो बहुत बड़ा क्या हुआ है यहाँ पे, घटता हुआ वक्र है। घटता हुआ वक्र क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे परमाणु संख्या बढ़ी क्रोमियम से मैंगनीज के बीच में, तो इनमें क्या थे अपने पास अर्ध भरे हुए डी उपकक्षक थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनका गलनांक देखो घटता हुआ आ गया, गलनांक कम हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, आप जाओगे किस में, आयरन में। तो आयरन में अब देखो, जैसे मान लो यहाँ तक का मैंने इसको लिया 1 2 3 4 5, मान लो ये आधा भरा हुआ था। आयरन के अंदर क्या होगा अपने पास, ये यहाँ पे छठा इलेक्ट्रॉन आएगा, छठा इलेक्ट्रॉन आते ही ना तो ये अर्ध भरा हुआ ना ये पूरा भरा हुआ, तो एक बार तो इसका क्या होगा, आयरन में यहाँ पे ये क्या होगा, गलनांक बढ़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, गलनांक अब बढ़ेगा। अब गलनांक बढ़ने से अब क्या हो जाएगा अपने पास, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे चलोगे, ठीक है, मैंगनीज, आयरन, फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, अब यहाँ पे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, वापस से बढ़ जाएगी। अब अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हुई तो गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आयरन के बाद क्या हो गया, गलनांक कम हो गया। समझ में आ गई बात ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये गलनांक एवं क्वथनांक में आपको मैंने समझा दिया। तो ये हो गया गलनांक एवं क्वथनांक। धात्विक प्रकृति, जाहिर सी बात है डी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं सारे के सारे क्या हैं, धात्विक है। अब धात्विक प्रकृति इनकी ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी आयनन एंथैल्पी का जो मान होता है ना, आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम होता है। तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। देखो धातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, तो किसी गैसीय, विलगित और उदासीन, ठीक है, किसी गैसीय, विलगित और उदासीन, गैसीय का मतलब तो समझ ही गए, उदासीन का मतलब क्या हो गया, कोई आवेश नहीं होना चाहिए, और विलगित का मतलब अकेला परमाणु होना चाहिए। तो वहां पे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगती है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगती है ना, ठीक है, उसको आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो धातु होते हैं, डी ब्लॉक के सारे तत्व धातु है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है अपने पास, उनकी आयनन एंथैल्पी का क्या होता है, कम होती है। आयनन एंथैल्पी कम होने की वजह से क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जल्दी दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देंगे तो इस वजह से अपने पास उनके अंदर धात्विक प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, तो ये यहीं पर समझा दिया मैंने। परमाणुकरण एंथैल्पी, परमाणुकरण एंथैल्पी क्या होती है, देखो मैं बताता हूँ आपको, एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक कोई धातु की सीट है और इसके अंदर मान लो मैंने क्या किया है कि मान लो एक निकल की सीट है मान, और इसके अंदर निकल के परमाणु होंगे, ठीक है। ये मान लो मैंने क्या कर दिया, निकल की एक सीट ले ली। अब निकल की सीट है, अब इस निकल की सीट को आपने मान लो क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्म करना शुरू कर दिया। मान लो गर्म कर रहे हो आप इसको, निकल की सीट को गर्म कर रहे हो, और मान के चलो कि यहाँ पे अपने पास 1300 किलो जूल ऊर्जा देने पे ये मान लो क्या हो गए, एक एक धातु अलग, ये है कि धातु के जो परमाणु है वो अलग अलग हो गए। समझ में आ गई ना मेरी बात, ये 1300 किलो जूल पे मान लो सारे परमाणु है वो अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा है ना 1300 किलो जूल, इसको आप क्या बोलते हो, परमाणुकरण एंथैल्पी बोलते हो। परमाणुकरण एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, परमाणुकरण एंथैल्पी का मतलब होता है कि वह ऊर्जा जिस पे धातु में, जो धातु का जो तत्व है उसमें से एक एक धातु क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो वो अपने पास क्या कहलाती है, परमाणुकरण एंथैल्पी कहलाती है। एक एक परमाणु को अलग कर देना, ठीक है, एक एक परमाणु को अलग अलग कर देना, तो उस ऊर्जा को जिस पे क्या हुआ है, अपने पास एक एक परमाणु अलग हुए हैं, उसको आप बोलते हो परमाणुकरण एंथैल्पी बोलते हो। जनरली क्या होता है कि लगभग 5वें वर्ग तक परमाणुकरण एंथैल्पी बढ़ती है, क्योंकि अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो कहीं ना कहीं ये गलनांक जैसा ही दिख रहा है भाई, यहाँ पे इस धातु में से एक एक परमाणु को अलग करना लगभग क्या है, गलनांक जैसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, वापस वही है, इलेक्ट्रॉन कूद कूद के चले जाएंगे अगर आप जो ऊर्जा दोगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है 5वें वर्ग तक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो इस वजह से क्या होता है अपने पास परमाणुकरण एंथैल्पी भी बढ़ती है, ठीक है। पर उसके बाद क्या होता है अपने पास, विभिन्न प्रकार के क्या शुरू हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के निविड़ संकुलन शुरू हो जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के निविड़ संकुलन शुरू होने के कारण अपने पास 5वें वर्ग के बाद निविड़ संकुलन अलग अलग प्रकार के होने से अपने पास परमाणुकरण एंथैल्पी का मान कोई स्थिर नहीं रहता, कभी घटता है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा घट भी जाता है, तो कई बार घटता भी नहीं है। तो ऐसा कुछ क्रम शुरू हो जाता है, यानी कोई क्रम निश्चित नहीं है बाद में। तो 5वें वर्ग तक तो बढ़ेगा, उसके बाद अलग अलग प्रकार के निविड़ संकुलन आपने पढ़े होंगे ठोस अवस्था के अंदर, ठीक है भाई। त्रिविम में
षटकोणीय, ठीक है, त्रिविम, वर्गीय। तो ये सारे निविड़ संकुलन आपने पढ़े थे, वहाँ पे उदाहरण भी दिए थे मैंने, ठीक है। गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर, ये अलग अलग प्रकार की क्या करती हैं, निविड़ संकुलन बनाती है। तो ये निविड़ संकुलन इनका अलग अलग होने की वजह से परमाणुकरण एंथैल्पी का अपने पास कोई निश्चित क्रम नहीं है, ठीक है। ये हो गया परमाणुकरण एंथैल्पी। अब बात आती है आयनन एंथैल्पी के बारे में। तो आयनन एंथैल्पी मैंने बता दिया कि किसी गैस या विलगित उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसको आयनन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। अब आयनन एंथैल्पी की अगर मैं यहाँ पे आपके बात करूँ तो वर्ग में जब क्या करते हो आप ऊपर से नीचे की तरफ और आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वही है, Z का मान क्या होता है अपने पास बढ़ता है, तो इस वजह से आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में। और ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है अपने पास आकार बढ़ता है, तो आकार बढ़ेगा, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो आयनन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपने अभी कुछ श्रेणियाँ पढ़ी थी, जैसे कि 3D, 4D और 5D श्रेणी, समझ में आ गई। अब यहाँ पे मान लो क्या होता है, 3D की जो आयनन एंथैल्पी का मान होगा वो ज़्यादा होगा किससे, 4D से। ये तो सही है, क्योंकि 3D और 4D में से आकार क्या होता है, 4D का बड़ा आकार होता है। आकार बड़ा होने की वजह से आयनन एंथैल्पी घटेगी, तो 4D की क्या हो जाएगी, आयनन एंथैल्पी कम, और 3D की ज़्यादा हो जाएगी। पर यहाँ पे 5D की क्या होती है, 4D से ज़्यादा होती है आयनन एंथैल्पी, ध्यान रखोगे। अब देखो घटी नहीं है ना, अब क्या हो गई, देखो 3D की ज़्यादा, 4D की कम, 4D की कम, 5D की ज़्यादा। अब ये क्यों हुआ, ये वही है, लेंथेनॉइड सैकुसन के कारण क्या होता है, आकार छोटा हो जाता है। आकार छोटा होने की वजह से वहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, आकार छोटा हो गया ना, आकार छोटा होने से आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस वजह से लेंथेनॉइड सैकुसन के कारण 5D की अपने पास आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होती है और 4D की कम होती है। समझ में आ गई बात ये है। और एक अगर मैं आपको बताऊं तो अर्ध भरे हुए और पूर्ण भरे हुए उपकोष, ये रहा, ठीक है, डी उपकोष, उनके अपने पास आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझ में आ गई ना, पूर्ण भरे हुए और अर्ध भरे हुए जो उपकोष होंगे डी के, उनका आयनन एंथैल्पी का मान भी ज़्यादा होगा। कौन से हैं वो, जैसे जिंक हो गया, ठीक है, और कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया। इनमें मैंने बताया था ना भाई, इनमें डी के अंदर क्या होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूर्ण भरा हुआ है, ठीक है। तो इस एक का आप क्रम ध्यान में रखो, मैं बता देता हूँ, आप ध्यान में रखो, मजाक, ठीक है, मजाक, मैं का मतलब हो गया मरकरी, मरकरी मतलब Hg का सबसे ज़्यादा होता है। फिर आ गया जय यानी जिंक, जिंक का क्या होगा बाद में आएगा, और मजाक कै का मतलब कैडमियम यानी Cd, ठीक है। तो ये क्रम हो गया आपके पास, ठीक है। मरकरी की आयनन एंथैल्पी ज़्यादा, फिर जिंक की, और सबसे कम कैडमियम की होती है, क्योंकि इनके अर्ध भरे हुए और पूर्ण भरे हुए उपकोषों के कारण और कुछ लेंथेनॉइड सैकुसन और सब कुछ मिला के अपने पास ये क्रम बनता है। समझ में आ गई। तो दो अपने पास यहाँ पे अपवाद थे, पहला तो ये कि 3D की ज़्यादा, 4D की कम, और 4D की कम और 5D की ज़्यादा हो जाती है लेंथेनॉइड के कारण, लेंथेनॉइड सैकुसन के कारण, और एक ये मजाक वाला, ये तो मजाक है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो आयनन एंथैल्पी भी अपन ने कवर कर ली। अब चलते हैं उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था एवं संयोजकता की तरफ, ठीक है। तो पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। अब अपने आगे चलते हैं और अगले गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। 5 के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। अब 6ठे की तरफ चलते हैं, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था एवं संयोजकता। तो 6ठे के अगर बारे में बात करें तो डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं अपने पास, ये अपने पास क्या करते हैं, चर ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, एवं साथ ही साथ इसमें संयोजकता ये दर्शाते हैं। देखो कईयों को पता नहीं होता कि ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता अलग अलग चीज होती है। देखो अगर मैं आपको बताऊं तो ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता ये अपने पास क्या होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था, संयोजकता तो मतलब हो गया कि एक परमाणु अन्य कितने परमाणुओं से जुड़ सकता है, और ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, कुल आवेश होता है किसी भी स्पीसीज पे, किसी भी परमाणु पे, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास क्या, कुल आवेश, ठीक है। तो परमाणु पे कुल आवेश तो क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जबकि संयोजकता होती है जुड़ने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। देखो हमेशा ध्यान रखो संयोजकता कभी भी नेगेटिव नहीं होती,
ठीक है, कभी नहीं होती है। हमेशा देखो ये आपको या तो पॉजिटिव में मिलती है या तो जीरो। जैसे कि नोबल गैसों की क्या होती है, संयोजकता जीरो होती है और पॉजिटिव भी अपने पास संयोजकता दिखती है। पर ऑक्सीकरण अवस्था पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है, नेगेटिव भी होती है। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर -2 तक क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था, और ये जुड़ने की गति रखती है अपने पास 2। ठीक है, 2 अन्य से जुड़ सकता है ऑक्सीजन, तो 2 हो गया, और इसके ऊपर की ऑक्सीकरण अवस्था अपने पास कितनी होती है, -2। तो यही ध्यान में रखो, संयोजकता अलग होती है, ऑक्सीकरण अवस्था अलग होती है। अब डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था, अलग अलग प्रकार की संयोजकता रखता है। जैसे कि आयरन है, तो आयरन +2 में भी दिखता है, आयरन +3 में भी दिखता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना FeCl2, FeCl3। ठीक है, तो ये आपको क्या दिखते हैं, यहाँ के अंदर आयरन होता है ना, वो क्या हो गया, 2 अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो +2 में भी +3 में भी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। पर क्यों? ठीक है, आंसर अपने पास अभी भी वही है, क्यों, यानी कि ये क्यों होता है। तो अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपको पता होगा कि NS, ठीक है, और N-1D, NS और N-1D, इन दोनों ही उपकोषों में क्या होता है अपने पास, इनकी ऊर्जा क्या होती है, इनकी ऊर्जा लगभग क्या होती है, समान होती है। इनकी ऊर्जा अपने पास लगभग क्या होती है, समान ऊर्जा होती है। तो समान ऊर्जा होने की वजह से अपने पास क्या होता है, NS और N-1D दोनों के दोनों अपने पास क्या होते हैं, उपकोष यहाँ पे बंध निर्माण में हिस्सा लेते हैं। समझ में आ गई। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3, मेरे पास मान लो ये कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है। तो अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो कितने बंध निर्माण हो सकता है, 3, यानी यहाँ की ऑक्सीकरण अवस्था अभी कितनी है, 3। भाई कोई दूसरा परमाणु आएगा, इसके साथ क्या है, ये अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है, तो कोई दूसरा परमाणु आएगा तो इसको युग्लित करेगा और बंध बनाएगा, तो 3 बंध बना सकता है, तो +3 अपने ऑक्सीकरण अवस्था लिख दी। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो इनके आकार क्या है, अपने इनके जो अपने पास ऊर्जा है ना, वो क्या है, लगभग समान है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा के अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, और इसके अंदर अपने पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब देखो कितने, 1 2 3 4 5 है, तो अब 5 बंध बन सकते हैं, तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। समझ में आ गई ना बात ये। तो इससे क्या होता है, अपने पास परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता, ये डी ब्लॉक के तत्व दर्शाते हैं। समझ में आ गए। परिवर्तनशील का मतलब क्या हो गया, परिवर्तित कर सकते हैं, कोई स्थिर चीज नहीं है। अब यहाँ पे क्यों होता है ऐसा, क्योंकि NS N-1D की ऊर्जा लगभग समान होने से क्या होता है, NS और N-1D के उपकोष बंध निर्माण में हिस्सा लेते हैं दोनों, इस वजह से होता है। ठीक है, और अगर बात करें तो डी ब्लॉक के क्या होते हैं, सामान्यतः कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो +2। ध्यान में रखोगे, डी ब्लॉक के तत्व लगभग आपको क्या करेंगे, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में दिखते हैं। तो लगभग ये तो सामान्यतः हो गई, हालांकि स्कैंडियम +1 में भी दर्शाता है, स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। ठीक है, और बाकी क्या होते हैं कि +2 में चलते हैं, +4 में, +6 में, मैग्नीज +1 से लेकर +7 तक दर्शाता है। और सबसे ज़्यादा होती है किसकी, एक तो रुथेलियम की होती है और एक अपने पास होती है किसकी, ओस्मियम की। ये दोनों क्या करते हैं, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +8 दर्शाते हैं। समझ में आ गई ना बात। अगर प्रश्न आता है आपके, देखो पहला प्रश्न आपका यह लगेगा कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, तो आप उत्तर क्या लिखोगे कि NS और N-1D के उपकोषों की ऊर्जा लगभग बराबर होने से दोनों ही क्या करते हैं, बंध निर्माण में हिस्सा लेते हैं, तो इस वजह से ये अब अपने पास क्या होते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि इनमें क्या होता है अपने पास, दूसरा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो +2। आपसे पूछा जा सकता है स्कैंडियम कौन सी दर्शाता है, तो +1। आपसे पूछा जा सकता है सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है, तो रुथेलियम की और ओस्मियम की होती है +8। समझ में आ गई। तो ये आपके हो गया ऑक्सीकरण अवस्था का टॉपिक। अब मैं आपको यहाँ पे आगे की अगर टॉपिक बताऊँ तो नेक्स्ट अपने पास कौन सा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ 7वां कौन सा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड जो विभव है अपने पास, जिसको अपन दर्शाते हैं ई नोड सेल से, ठीक है, ई नोड सेल से। तो अपने पास जो ई नोड जो सेल होगा, अपने पास ई नोड जो सेल होता है वो अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं से बनता है। जैसे कि अपने पास एक तो होता है आयनन एंथैल्पी होती है, ठीक है, क्या होती है, आयनन एंथैल्पी होती है, और जलीयकरण ऊर्जा भी होती है इसके अंदर, ठीक है, जलीयकरण ऊर्जा भी इसके अंदर आपको दिखेगी। और साथ में इसमें आपको ऊर्ध्वपातन
पातन ऊर्जा भी आपको यहाँ पे दिखेगी। तो ये अलग अलग प्रकार की आपके पास ऊर्जा हो गई। कौन कौन सी है? आयनन एंथैल्पी, जलीयकरण ऊर्जा, ऊर्ध्वापातन ऊर्जा। ये अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं क्या होती है, जुड़ के और अपने पास मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्माण करती है। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो आयनन एंथैल्पी का और ऊर्ध्वापातन ऊर्जा, इनका अपने पास कोई निश्चित क्रम नहीं होने की वजह से मानक इलेक्ट्रोड विभव का भी कोई निश्चित क्रम अपने पास उपस्थित नहीं है। बस यही आपको इतना ही ध्यान में रखना है। समझ में आ गई? आपसे पूछे कि डी ब्लॉक के तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव का कोई निश्चित क्रम क्यों नहीं है, तो आप लिखोगे कि आयनन एंथैल्पी और ऊर्ध्वापातन ऊर्जा का कोई निश्चित क्रम न होने की वजह से मानक इलेक्ट्रोड विभव का भी कोई निश्चित क्रम नहीं है। तो ये हो गया आपके पास मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब आता है रंगीन आयनों का बनना। अब रंगीन आयनों का बनना, ये आपके पास क्या हो गया कि तीन अलग अलग प्रकार के आपको कंसेप्ट मिलेंगे। सबसे पहला तो देखो ये होता है कि डी संक्रमण होता है। डी संक्रमण का क्या मतलब हो गया कि जैसे मान लो मेरे पास ये कोई डी उपकोष है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो कुछ ऊर्जा आपने दी तो वो ऊर्जा लेके और ये यहाँ आया, जब वापस यहाँ आएगा तो कुछ ऊर्जा को वो बाहर निकालता है और वही ऊर्जा अपन को रंग के रूप में दिखती है। समझ में आ गई ना बात? ये जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, आपने कुछ ऊर्जा दी, ये ऊर्जा लेके इधर चला गया, जब वापस अपने स्थान पे आएगा तो कुछ ऊर्जा को वो क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने क्या होते हैं तलस्थ अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाता है तो ऊर्जा का ग्रहण करता है, और उत्तेजित अवस्था से तलस्थ अवस्था में जब वापस आता है तो ऊर्जा को बाहर निकालता है, और वही निकाली गई ऊर्जा आपको रंग के रूप में यहाँ पे दिखती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको एक ध्यान रखना है कि D0 एवं D10 अगर किसी तत्व में आपको नजर आ जाए कि किसी तत्व के अंदर क्या है कि अपने पास D0 या D10 का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वहाँ पे नजर आ रहा है, तो वो क्या होते हैं, वो अपने पास रंगहीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे, रंगहीन यौगिक बनाएंगे। बाकी आप यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, अगर किसी ने ब्लू कलर यानी नीले कलर की क्या किया लाइट को अगर उसने परमाणु ने ग्रहण किए या यौगिक ने ग्रहण किए तो वो कौन सा रंग दिखाएगा, वो ऑरेंज यानी नारंगी रंग का अपने पास यौगिक दिखेगा। अगर नारंगी रंग का अगर वो क्या करता, तरंग दैर्घ्य को ग्रहण करता तो वो यौगिक कैसा दिखता, नीले रंग का दिखता। अगर किसी ने येलो कलर यानी पीले रंग की तरंग दैर्घ्य को ग्रहण किया है तो वो क्या होगा, वॉयलेट कलर का दिखेगा। समझ में आ गई, बैंगनी रंग का दिखेगा। अगर किसी ने रेड कलर की मान लो यानी कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य को किसी यौगिक ने ग्रहण किया है तो उसका रंग कैसा दिखेगा, ग्रीन कलर का दिखेगा। उसके सापेक्ष में ले लेना सामने वाले को। ठीक है, तो ग्रीन कलर यानी हरे रंग का यौगिक आपको दिखेगा। तो ये होता है डी संक्रमण। डी संक्रमण का क्या मतलब हो गया, इसी के वजह से रंग दिखते हैं। समझ में आ गई, डी संक्रमण। तो डी संक्रमण में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके तलस्थ अवस्था पे ये उत्तेजित अवस्था में, और उत्तेजित से जब वापस तलस्थ में जाएगा तो यहाँ पे कुछ ऊर्जा छोड़ेगा और वही अपन को रंग के रूप में दिखती है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा कि अगर किसी भी तत्व में D0 और D10 आपको नजर आते हैं, किसी भी यौगिक के धातु के अंदर अगर आपको ये दिखे कि उसके अंदर D0 या D10 उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो वो यौगिक कैसे दिखेंगे, रंगहीन दिखेंगे। बाकी मैंने आपको ये ट्रिक बता दी, यहाँ से आप है वो निकाल सकते हैं। मान लो कल को पूछ लिया कि किसी ने ये मान लो यह है कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य को ग्रहण किया है तो उसका रंग कैसा होगा, तो हरा होगा। और दूसरा यहाँ पे होता है अपने पास, दूसरा जो अपने पास आपको यहाँ पे दिखता है रंग होने का कारण, वो होता है अपने पास कौन सा, आवेश स्थानांतरण। ठीक है, तो आवेश स्थानांतरण द्वारा भी आपके पास क्या होते हैं, रंग दिखते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण लेता हूँ, कैसे, मान लो KMnO4 है। अब KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो कितनी होगी। ठीक है, मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था को X मान लो, पोटेशियम पे +1 होती है, और ऑक्सीजन पे क्या है, कितने ऑक्सीजन है, 4, एक ऑक्सीजन पे -2 होती है बराबर 0। तो X का मान कितना आएगा, 4 गुणा -2, माइनस के 8 हो गए, और प्लस का 1 माइनस का 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। यानी कि मैंगनीज यहाँ पे किस अवस्था के अंदर आ रहा है, मैंगनीज यहाँ पे आ रहा है आपके पास +7 में। ठीक है, +7 में आ रहा है मैंगनीज का। अगर मैं ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ, तो मैंगनीज कितने पे आता है अपने पास, 25 पे आता है ना। तो आर्गन तक तो सेम रहेगा, 4s और 3d आएगा। 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कितने हो गए, 5 बचे, 5 डी में चले जाएंगे। +7 का मतलब क्या हो गया, डी में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो डी में से ये 5 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, और एस में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। भाई 5 यहाँ थे, 2 यहाँ थे, तो 7 इलेक्ट्रॉन निकालने थे ना, क्योंकि +7 में है ना मैंगनीज। तो ये चीज़ होगी। तो अब इसमें 0 इलेक्ट्रॉन बच गए। इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए, KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट क्या होना चाहिए अपने पास, रंगहीन होना चाहिए। पर ये क्या होता है, गहरा
अपने पास बैंगनी रंग दिखाता है, KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट गहरा बैंगनी रंग दिखाता है। पर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर चलें DD संक्रमण के अकॉर्डिंग तो ये KMnO4 कैसा होना चाहिए था, रंगहीन होना चाहिए था। पर यहाँ पे रंग किस वजह से आता है, वो आता है अपने पास आवेश स्थानांतरण द्वारा। कैसे, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है 2- में, ऑक्सीजन क्या करेगा O-1 में और एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा। ठीक है, O2- था, O-1 बनाया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, मैंगनीज में चला जाएगा। तो मैंगनीज क्या करेगा, Mn+7 है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Mn+6 बना लेगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन मैंगनीज के अंदर क्या किया, इस ऑक्सीजन ने डाल दिया। यानी क्या हो गया, आवेश का, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। किसके अंदर, मैंगनीज के D उपकष के अंदर। अब वापस क्या हो जाएगा, DD संक्रमण शुरू हो जाएगा और इस वजह से ये क्या करेगा, अपने रंग है वो दिखाना शुरू कर देगा। और एक आपको हालांकि पढ़ा होगा फाजान के नियम में, ठीक है, तो फायांस के नियम में भी आपको ये दिखता है रंग वाला टॉपिक। कैसे, तीसरा रंग बनाने की प्रवृत्ति को तीसरे भाग में आप बांट सकते हैं, जो कि क्या है, सहसंयोजक गुण की प्रतिशतता। इससे भी आप पता लगा सकते हो, क्योंकि सहसंयोजक गुण की प्रतिशतता क्या होती है, समानुपाती होती है रंग प्रधानता के। यानी जितना ज्यादा सहसंयोजक गुण किसी आयनिक बंध में दिखता है, सहसंयोजक गुण, देखो ये फौजान ने बताया था, हालांकि आप पहले पढ़ के आ चुके हो 11वीं के अंदर फायांस का नियम कि कोई भी आयनिक बंध 100% आयनिक नहीं होता, कुछ सहसंयोजक गुण होता है। तो किसी आयनिक यौगिक के अंदर जितना ज़्यादा सहसंयोजक गुण होगा उसका उतना ही रंग क्या होगा, गहरा होगा। जैसे कि मान लो मैंने ये ले लिया AgCl, AgBr और AgI, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, धनायन तो क्या है अपने पास एक जैसे हैं, पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ठीक है। ये तीन अलग अलग तत्व हैं, इनके ऊपर आवेश सेम है, -1 -1 -1। पर इसमें क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से आयोडीन का आकार बड़ा होता है। आकार बड़ा होने की वजह से यह सहसंयोजक क्या होता है, गुण धर्म ज़्यादा दिखाते हैं, ठीक है, और AgCl कम दिखाता है। तो इस वजह से रंग प्रधानता ज़्यादा किसकी हो जाएगी, AgI की, फिर बीच में ये रहेगा, और AgCl की रंग प्रधानता सबसे कम। इस वजह से क्या होता है, AgCl होता है ना वो श्वेत रंग का दिखता है, यानी सफ़ेद रंग का। AgCl होता है ना वो हल्का पीला रंग दिखाता है, ठीक है, और AgI क्या होता है, गहरा पीला रंग दिखाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि सहसंयोजक गुण बढ़ने से क्या हुआ है, रंग की प्रधानता यानी कि गहरा रंग बढ़ा है। जैसे मान लो यहाँ श्वेत, हल्का पीला और फिर पीला, ठीक है, तो ऐसे क्या हो गई, रंग की प्रधानता यानी गहरे रंग की प्रवृत्ति बढ़ गई। तो ये अपने पास था DD संक्रमण, आवेश स्थानांतरण और सहसंयोजक गुण की प्रतिशतता। ये तीन कारक मिलके क्या करते हैं, किसी भी डी तत्व के यौगिकों का रंग निर्धारण करते हैं। तो ये हो गया अपने पास रंगीन आयन का बनना। अब अपन चलते हैं आगे, चुंबकीय गुणधर्म, उत्प्रेरण गुण वगैरह, अंतराकाशी यौगिक वगैरह, ये सारे पढ़ेंगे। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और ये चार बचे हुए छोटे छोटे गुणधर्म हैं, इनको भी अपन पढ़ते हैं। जैसे मान लो पहला है यहाँ पे चुंबकीय गुणधर्म, ठीक है, तो ये अपने पास हो गया 9वां गुण हो गया चुंबकीय गुणधर्म, ठीक है। देखो चुंबकीय जो गुणधर्म अपने पास है, ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो चुंबकीय गुणधर्म में अपने पास देखो दो यहाँ पे D ब्लॉक के तत्व है, चुंबकीय गुण को दर्शाते हैं। एक तो है अपने पास अनुचुंबकत्व, ठीक है, अनुचुंबकत्व, और एक है अपने पास प्रतिचुंबकत्व, ठीक है, अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व। देखो अनुचुंबकत्व क्या होते हैं अपने पास, वो यौगिक जो क्या होते हैं अपने पास चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, अनुचुंबकत्व बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि वे यौगिक जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, ठीक है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, आकर्षित होते हैं, उनको अपन बोलते हैं अनुचुंबकत्व, ठीक है। और ये किसकी उपस्थिति में होता है, ये अपने पास होता है अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में, अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में होता है। कोई भी मान लो D उपकोष है, उसके अंदर अपने पास क्या दिख जाए आपको, अयुग्लित इलेक्ट्रॉन दिखे, तो ये चाहता है ना कि अपने युग्म बन जाए, ठीक है।
तो ये चाहत रखेगा, ठीक है, तो आकर्षित करेगा किसी चीज को, ऐसे नहीं प्रतिकर्षित करेगा, भाई इसको जरूरत है, इसका जोड़ा बनना जरूरी है, समझ में आ गई ना बात ही। तो ये चीज हो गई। और प्रतिचुंबक तो अपने पास क्या होता है, जो क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, उसको आप क्या बोलते हो, प्रतिचुंबक तो बोलते हो। जो क्या करते हैं, वे यौगिक जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, प्रतिचुंबकत्व बोलते हो। समझ में आ गई बात ये। और ये किसकी वजह से होता है, ये अपने पास होता है युगलित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में, युगलित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में ये आपको दिखेगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अगर आपको क्या दिखता है, अयुग्लित दिखता है, तो वो क्या होगा, अनुचुंबकत्व होगा। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास कैसे होने चाहिए, जोड़े के अंदर होने चाहिए, यानी युगलित होने चाहिए। समझ में आ गई बात ये। तो उसको अपन क्या बोल देंगे, प्रतिचुंबकत्व है। डी ब्लॉक के जो अपने पास तत्व हैं वो लगभग सारे ही अपने पास क्या है, अनुचुंबकत्व हैं, ठीक है, सारे के सारे क्या है, अनुचुंबकत्व है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है ये, ठीक है। जैसे आप किसी में भी ले लो, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम को ले लो, विनीडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, किसी को भी उठा लो, इसके अंदर क्या होगा अपने पास, डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्लित है। टाइटेनियम के अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये भी क्या है, अयुग्लित। विनीडियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये भी अयुग्लित। क्रोमियम के अंदर क्या हो जाएगा, अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये भी अयुग्लित। मैंगनीज के अंदर भी क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन, अयुग्लित। आयरन के अंदर क्या होगा, 6ठा इलेक्ट्रॉन आएगा, ये भी, ये देखो युगलित, ये तो हो गया, पर बाकी इलेक्ट्रॉन तो क्या है, अयुग्लित है ना। एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्लित है तो वो किस में आएगा, अनुचुंबकत्व में आएगा। कोबाल्ट में फिर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये भी क्या बन गया अपने पास, अनुचुंबकत्व बन गया। फिर अपने पास क्या होगा, कोबाल्ट में फिर आ जाएगा अपने पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर अपने पास क्या हो जाएगा, निकल, कॉपर और जिंक। कॉपर के अंदर क्या हो जाएगा अपने पास, ये पूर्ण रूप से भर जाएगा, और जिंक के अंदर भी पूर्ण रूप से भरा रहेगा। इसका मतलब कॉपर और जिंक तो अपने पास क्या हो गए, कॉपर और जिंक में देखो डी कोष पूरा भरा हुआ है, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युगलित रूप में। तो इसका मतलब कॉपर और जिंक तो अपने पास क्या हो गए, प्रतिचुंबकत्व में आ गए, ठीक है। और बचे हुए जो भी बचे ये सारे के सारे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, सारे के सारे क्या अपने पास अनुचुंबकत्व है। तो अगर आपको पूछे कि डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकत्व क्यों दर्शाते हैं, तो अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में दर्शाते हैं। अब अनुचुंबकत्व का आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, बोल सकते हो कि कोटि निकाल सकते हो, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं म्यू, ठीक है। और म्यू को बोला जाता है चुंबकीय आघूर्ण बोला जाता है। तो चुंबकीय जो अपने पास आघूर्ण होता है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अनुचुंबकत्व की कोटि बोलते हैं, अनुचुंबकत्व की कोटि, यानी अनुचुंबकत्व कितना दर्शाया जाएगा, ये कौन बताता है, ये बताता है म्यू का मान। म्यू का मान होता है √n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन होता है। समझ में आ गया ना, ये फॉर्मूला है इसका। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी अपने पास, n का मान हो जाएगा, ठीक है। अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है n का मान। अब n का मान अलग अलग रखते जाओ, देखो n का मान आपके पास x है, ठीक है, तो म्यू का मान आप क्या करोगे, x में 0.75 से जोड़ दो, नियरली आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई, अगर ऑप्शन में है तो। जैसे कि मान लो स्कैंडियम का अपने पास कितना हो जाएगा, 1.75, क्योंकि एक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन होता है। टाइटेनियम का कितना हो जाएगा, 2.75। विनीडियम का कितना हो जाएगा, 3.75 हो जाएगा। क्रोमियम का कितना हो जाएगा, 5.75 होगा। मैंगनीज का भी 5.75, और आयरन का कितना हो जाएगा, 6.75। ऐसे आप क्या करो, n का मान है ना जो भी अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का, उसमें 0.75 जोड़ दो, आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट सही बैठेगा। अब आते हैं अपने अगले उत्प्रेरकीय गुण पे। तो उत्प्रेरकीय गुण क्यों दर्शाया जाता है, आप देखते हो कि पूरी रसायन के जितने भी उत्प्रेरक हैं लगभग कहाँ से उठाए जाते हैं, डी ब्लॉक से उठाए जाते हैं। कारण क्या होता है, कारण सबसे पहला तो ये हो गया अपने पास कि डी जो होते हैं ना अपने पास डी उपकोष, ठीक है, उनमें अपने पास क्या होते हैं, लगभग आपके देखोगे कि डी उपकोष क्या होते हैं कि खाली रहते हैं, ठीक है भाई। जिंक वगैरह को और इनको, कॉपर को और इनको छोड़ो तो क्या होगा, थोड़ा बहुत तो क्या होगा, डी उपकोष खाली रहेगा। यानी कि रिक्त डी उपकोष की उपस्थिति में, रिक्त डी उपकोष की उपस्थिति में
तो यहाँ पे आप ये ध्यान में रख सकते हो, पहला कारण तो ये होता है, कौन सा, रिक्त डी उपकोष की उपस्थिति में। दूसरा अपने पास कौन सा आप ले सकते हो कि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ब्लॉक के तत्वों का क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इस वजह से क्या होता है, ये उत्प्रेरक गुण दिखाते हैं। तीसरा क्या होता है, इनकी परिवर्तनशील क्या होती है, परिवर्तनशील क्या होती है, संयोजकता होती है। तो परिवर्तनशील संयोजकता होने का कारण भी आप उत्प्रेरकीय गुण में लिख सकते हो। और चौथा अपने पास होता है कि यहाँ पे अस्थिर मध्यावर्ती भी बना सकते हैं। तो इन सभी गुणों के कारण डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकीय गुण के अंदर आते हैं। समझ में आ गई होगी बात। ये रिक्त डी उपकोष की उपस्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, परिवर्तनशील संयोजकता डी ब्लॉक के तत्व रखते हैं, अस्थिर मध्यावर्ती भी बीच में बन जाती है, जिससे फिर उत्पाद आराम से बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ हो गई। तो इस वजह से उत्प्रेरकीय गुण आपको ज़्यादा दिखते हैं। अब जो उत्प्रेरक आपके बुक में दे रखे हैं कुछ आप ध्यान में रख लेना। फिर तो अब अपने पढ़ते हैं अंतराकाशी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। देखो अंतराकाशी जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं। तो अंतराकाशी यौगिकों का मतलब हो गया कि जैसे मान लो कोई भी आपके पास एक ठोस का क्रिस्टल है, जैसे क्रिस्टल जालक आपने ठोस अवस्था के अंदर पढ़े ही थे। तो कोई भी क्रिस्टल होगा ना, तो उस क्रिस्टल में क्या होगी, अपने पास रिक्तियाँ होगी। आपने अलग अलग प्रकार की रिक्तियाँ भी पढ़ी थी, जैसे कि त्रिकोणीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है, और घनीय रिक्ति, ये सारी रिक्तियाँ आपने पढ़ी थी। अगर उस रिक्तियों के अंदर अपने पास कोई छोटे छोटे परमाणु जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, ये उसके अंदर जाके हाइड्रोजन वगैरह ये बंद हो जाए, ठीक है, या फिर उसके अंदर उस रिक्ति के अंदर जाके कैद हो जाए, तो वो यौगिक अपने पास क्या कहलाता है, अंतराकाशी यौगिक कहलाता है। यानी अंतराकाशिक यौगिक वह यौगिक हो गया जिसके अंदर क्रिस्टल में जो रिक्तियाँ होती है, उन रिक्तियों के अंदर अगर छोटे छोटे परमाणु अगर क्या होते हैं, अगर कैद हो जाते हैं, तो वो यौगिक कहलाता है अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक बनने के बाद जो रासायनिक गुण धर्म एकदम शुद्ध क्रिस्टल दर्शा रहा था, वही क्या होगा, अंतराकाशी यौगिक दर्शाएगा। समझ में आ गई बात। ये दूसरी बात, ये भौतिक गुण धर्म अलग अलग होंगे, ठीक है, भौतिक गुण धर्म अलग अलग होंगे। जैसे कि मान लो शुद्ध जो क्रिस्टल होगा ना, उसके भौतिक गुणधर्म और अंतराकाशी यौगिक के भौतिक गुणधर्म अलग अलग होंगे। जैसे गलनांक क्वथनांक में परिवर्तन हो सकता है, और इसके साथ साथ विलेयता वगैरह में भी अपने पास यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, अंतर मिलेगा। और इसके अलावा क्या है कि जैसे आघातवर्धनीयता वगैरह ये हो गई, तन्यता ये भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो ये सारे कुछ आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। कठोर वगैरह भी होते हैं। मिश्र धातु बनाने की मिश्र धातु का निर्माण। तो मिश्र धातुओं का भी निर्माण अपने पास क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व करते हैं। इसमें क्या होते हैं कि जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं ना, ठीक है, छोटे छोटे जो डी ब्लॉक के परमाणु होते हैं जिनका आकार लगभग क्या होता है, बराबर होता है, वो यहाँ पे क्या करता है, मिश्र धातु बनाता है। इसके दो उदाहरण बड़े फेमस हैं, जैसे एक तो है कांसा, ठीक है, कांसा, और एक पीतल। तो कांसे और पीतल ये दो क्या होती है, मिश्र धातुएं होती है। मिश्र धातु का मतलब दो धातुओं का मिश्रण। कांसे के अंदर कॉपर और टिन होता है, जबकि पीतल के अंदर कॉपर और अपने पास जिंक होता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, कांसे के अंदर कॉपर और टिन, पीतल के अंदर कॉपर और जिंक, ये आपके पास हो गया। और ये ऐसे आप याद रखो, कांसे के अंदर का मतलब कॉपर, सा मतलब एसन यानी टिन, ठीक है। तो ऐसे आप इसको ध्यान में रख सकते हो। तो ये हो गए इसके सारे गुणधर्म। अब अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और पढ़ेंगे KMnO4 और K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपना आगे चलते हैं। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसको आप क्या बोलते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं KMnO4 जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये अपने पास अपन को यहाँ पे पढ़ने हैं। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ना है। देखो इसका आप क्या करोगे, प्रिपरेशन मेथड जिसको विरजन विधि बोलते हैं, भौतिक गुणधर्म और इनकी संरचना, ये आप पढ़ लेना, ये रटने वाला टॉपिक रह गया। मैं मेन टॉपिक इसके अंदर बता देता हूँ आपको क्या करना है इसके अंदर। जैसे मान लो थोड़ा बहुत अम्ल डालना है, तो अम्लीय, ठीक है, K2Cr2O7 और अम्लीय KMnO4, ठीक है। ये अपने पास क्या होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है। तो प्रबल ऑक्सीकारक का क्या मतलब हो गया अपने पास
कि ये दूसरों को क्या करेंगे, ऑक्सीकृत करेंगे और खुद का अपचयन होने देंगे। समझ में आ गई बात ये। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, वो ट्रिक ध्यान में रखो, आपका काम हो जाएगा। आप ध्यान में रखो फ्यूज़न, FU, ठीक है, 4SION, फ्यूज़न, ठीक है। थोड़ी स्पेलिंग में क्या है कि 4S लगा दिया मैंने, पर ऐसे ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्यूज़न में F का मतलब हो गया कि अम्लीय K2Cr2O7 और अम्लीय KMnO4, ये क्या करते हैं, Fe2+ को बदल देते हैं Fe3+ में, ठीक है। इस S का मतलब है ये क्या करते हैं, SO3 2- को SO4 2- में बदल देंगे, ठीक है। ये इस S का मतलब क्या हो गया, इस S का मतलब हो गया कि ये H2S को क्या करेंगे, S में बदलेंगे। इस S का क्या मतलब है, इस S का मतलब हो गया कि SO2 को ये क्या करेंगे, SO4 -2 में कन्वर्ट करेंगे। इस S का मतलब है ये टिन SN+2 को SN+4 में कन्वर्ट करेंगे। I का मतलब है कि ये आयोडाइड को I- को I2 में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो होता है, और ऑक्सीलेटो का सूत्र होता है कि C2O2, ठीक है, C2O2 क्या, C2O4 2- को ये बदल देंगे CO2 में, यानी ऑक्सीलेटो को किस में बदल देते हैं, CO2 में। और इस N का मतलब हो गया कि ये NO2- को क्या कर देते हैं, NO3- में कन्वर्ट कर देंगे, यानी नाइट्रेट को नाइट्राइट में। समझ में आ गई। तो ये अपने पास हो गया इसका वर्क फंक्शन, और यही इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गई बात ये। F का मतलब Fe2+ को Fe+3 में, जैसे मान लो मेरे पास कहीं पे FeCl2 है और इसके अंदर आपने क्या कर दिया, KMnO4 डाल दिया और साथ में क्या किया, थोड़ा सा अम्लीय माध्यम रखा है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये FeCl3 में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ गया ना मेरी बात, ये क्या कर देगा, FeCl2 को FeCl3 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लो मेरे पास है H2S है, और H2S के अंदर आपने मान लो KMnO4, ठीक है, और थोड़ा सा H+ इसके अंदर डाल दिया, यानी अम्ल डाल दिया, तो ये क्या कर देगा, इसको सल्फर में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसका हो गया अपने पास K2Cr2O7 और KMnO4 का वर्क फंक्शन हो गया, ये आप ध्यान में रखो। F का मतलब Fe2+ को Fe+3 में, SO3 2- को SO4 2- में। देखो सबका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये दूसरे को ऑक्सीकरण करते हैं और खुद अपचायित होते हैं। 2+ से 3+ में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण होगा यहाँ पे। यहाँ देखो ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ हाइड्रोजन घट रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, वहाँ पे भी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, इसमें अपने पास क्या है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर भी, यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो इन सब में क्या होगा अपने पास है, इन सब का ऑक्सीकरण हो जाएगा और ये दूसरे को ऑक्सीकृत करके और खुद अपचायित हो जाएंगे। समझ में आ गई बात ये। तो ये अपने पास हो गया K2Cr2O7 और KMnO4 के मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। मैंने कहा इसकी संरचना, विरचना विधि और भौतिक गुणधर्म ये आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूँ F ब्लॉक तत्वों की, तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपना F ब्लॉक तत्व शुरू करते हैं, ठीक है, नोट कर दीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं F ब्लॉक तत्वों के बारे में। देखो F ब्लॉक तत्व आपको याद हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर याद होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ेंगे F ब्लॉक तत्वों के बारे में। अगर आपको F ब्लॉक के तत्व याद नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, चलेगा। अब देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ सबसे पहले आपको F ब्लॉक तत्वों के बारे में कि ये होते क्या हैं। तो F ब्लॉक तत्व वो तत्व हो गए जिनका अपने पास अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करता है, F उपकोष में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो ये चीज़ हो गई। तो F ब्लॉक के तत्व हैं वो तत्व हो गए जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करता है। समझ में आ गई बात ये चीज़ है। अब इसके क्या है कि दो श्रेणियां हैं, ठीक है। एक तो क्या होती है, लेंथेनम से नीचे 14 तत्व खिसकते हैं और एक एक्टिनियम से फिर 14 तत्व खिसकते हैं। ये बनाता है F ब्लॉक की क्या, प्रथम श्रेणी। तो F ब्लॉक की प्रथम श्रेणी को क्या बोलते हो आप, प्रथम श्रेणी को बोला जाता है अपने पास लेंथेनॉइड कहते हैं, ठीक है। तो लेंथेनॉइड जो श्रेणी है वो अपने पास ही हो गई। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये 14 तत्व क्या हो जाएंगे, F ब्लॉक की द्वितीय श्रेणी हो जाएगी,
ठीक है, जिनको अपन बोलते हैं एक्टिनाइड्स। तो ये हो गए एक्टिनाइड्स हो गए अपने पास। तो ये हो गए अपने पास 14 तत्व इसमें, 14 उसमें, तो टोटल कितने हो गए अपने पास है लोग तत्व? 28 तत्व होते हैं। ठीक है, हाँ, लेंथेनम और एक्टिनियम ये अपने पास नहीं होते, 57 से लेके और टोटल 71 होते हैं यहाँ तक, और 89 से लेके और ये अपने पास 103 तक रहेंगे। ठीक है, इसको याद करने की अगर आपको ट्रिक ध्यान में रखनी है तो ऐसे याद रखो यहाँ पे सीने पर, ठीक है, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, ठीक है, यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम ये भी लूट लो। ठीक है, तो ऐसे आप इसको ध्यान में रख सकते हो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम ये भी लूट लो, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपको देखो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, हालांकि लेंथेनम और एक्टिनियम ये अपने पास होते डी ब्लॉक के हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो जाएंगे 58 से लेके अपने पास 71 तक, और ये 90 से लेके अपने पास 103 तक होते हैं। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, देखो इसमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि जैसे कि एक्टिनोइड्स और लेंथेनोइड में आपको क्या होगा, डिफरेंस पूछा जाएगा। ठीक है, चलो पहले मैं इसकी भी एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। इसमें आप ऐसे ध्यान में रखो, ठीक है, ऐसे ध्यान में रखो, अरे थोड़े, ऐसे याद रखो, अरे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। ठीक है, पुराने आम कम बिकेंगे। ठीक है, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये चीज़ हो गई। तो इसकी क्या ट्रिक है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम ये भी लूट लो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो मैं आपको कुछ डिफरेंस बताता हूँ। हालांकि ए ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, ठीक है, ए ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, +3 की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ज़्यादातर क्या होते हैं, एक्टिनाइड होते हैं। ठीक है, वो ये +3 दर्शाते हैं। ठीक है, और लेंथेनोइड भी ये दर्शाते हैं, पर लेंथेनोइड +2 और +4 भी दर्शाते हैं, और एक्टिनोइड्स होते हैं। ठीक है, तो जो एक्टिनाइड्स होते हैं ना, एक्टिनोइड, ठीक है, तो जो एक्टिनोइड होते हैं वो अपने पास +4 +6 +3 ऐसी भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। अब इस पूरी श्रेणी में अगर मैं बात करूं तो प्रेस मीडियम जो है अपने पास PM, ठीक है, ये एक अकेला मात्र क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है इस पूरी लेंथेनोइड श्रेणी में। बाकी कोई सा भी तत्व है वो आपके पास रेडियो एक्टिव नहीं है। जबकि एक्टिनोइड की अगर बात करें तो एक्टिनोइड पूरे के पूरे मानव द्वारा निर्मित इसमें अंदर भरे पड़े हैं, और सारे के सारे क्या होते हैं अपने पास यहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब पड़े पड़े रेडिएशन छोड़ना, अल्फा बीटा गामा जो किरणें होती हैं वो छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई अपने पास। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यूरेनियम 92 पे आता है। यूरेनियम के बाद वाले सारे ही क्या हैं अपने पास, जैसे ये यूरेनियम हो गया, नेपच्यूनियम हो गया, ठीक है, अमेरिशियम हो गया, ठीक है, सिमेरियम हो गया। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखोगे तो ये सारे के सारे मानव द्वारा निर्मित है 92 के बाद ही। ये सारे के सारे तत्व प्रायूरेनिक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये अपने पास क्या होते हैं, इनके ऑक्सो यौगिक नहीं बनते। ठीक है, इनके क्या नहीं बनते, ऑक्सो यौगिक। ऑक्सो यौगिक मतलब क्या हो गया, वह यौगिक जिसके अंदर ऑक्सीजन उपस्थित होती है। जबकि ये अपने पास ऑक्सीजन किसे युक्त यौगिक बनाते हैं। जैसे ये देख लो, ठीक है, यूरेनियम का एक तत्व है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये अपने पास कैसा हो गया, ऑक्सो यौगिक हो गया ना, यूरेनियम ऑक्साइड होता है। तो यूरेनियम ऑक्साइड यानी यहाँ पे ऑक्सो यौगिक इसके बनते हैं और उसके ऑक्सो यौगिक नहीं बनते। अगर यहाँ से आप मैं बात करूँ तो लेंथेनोइड हाइड्रो ऑक्साइड से लेके लुटीनियम जो हाइड्रो ऑक्साइड है यहाँ तक अगर मैं बात करूँ,
ठीक है। तो दाएं से बाएं जाने पे क्या होगा, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण यहाँ पे क्या होता है, आकार क्या होता है, बहुत तेजी से घटता है। ठीक है। तो अगर आकार घटेगा, ठीक है, आकार घटता जाएगा तो OH है वो आराम से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि नाभि का प्रतिकर्षण ये आकर्षण बल होगा वो ज़्यादा हो जाएगा ना OH पे। तो ये चीज़ हो गई। तो आकार क्या होगा, यहाँ पे छोटा होने की वजह से ये OH है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसकी जो क्षारीय जो गुणधर्म है, ठीक है, तो क्षारीय जो गुणधर्म होता है ना वो इसका क्या हो जाएगा, क्षारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगा, इसका घट जाता है। इस वजह से लेंथेनॉइड होते हैं ना वो अपने पास कम क्षारकता वाला गुण दर्शाते हैं, जबकि ये ज़्यादा क्षारकता वाला गुण दर्शाते हैं। समझ में आ गई बात ये। तो ये हो गया। तो ये आपके बस ए ब्लॉक का सामान्य इतना ही ज्ञान लेना था। ठीक है। तो ये चैप्टर अपना खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी लेके आएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। जय राजस्थान।